सो वेलकम अगेन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2.8 भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस केस में कहता है गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। पहले तो अगर मैं रेट की कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा? कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। रेट कॉस्ट पर गिवन है तो कॉस्ट को तो 100 लेंगे और मार्जिन हो जाएगा 33 1/3 और इनवॉइस प्राइस हो जाएगी 133 1/3। इज इट क्लियर टू यू? 33 1/3 डिवाइडेड बाई 133 1/3 ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। और रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले भी ये बताया था, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 100/3। ये 100/3 कैसे आया? कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है। 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3। अब डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व करूंगा तो 133 इंटू 3 399 प्लस 1 400/3। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/4। इज इट क्लियर टू यू? 100/3 इंटू 3/400 तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया? 1/4 आ जाएगा। तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/4 है। और अगर आप रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस कंप्यूट करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट तरीका भी है। देखो न्यूमरेटर में तो यही रखो मार्जिन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, 4 और 1 का डिफरेंस। तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। 1 और 4 का डिफरेंस डिनोमिनेटर में रखा और न्यूमरेटर में मार्जिन को रखा। इज इट क्लियर टू यू? तो खैर इस क्वेश्चन में अब उसने आगे तुम्हें दिया क्या है? कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस। कह रहा है हमने गुड्स ब्रांच को भेजे ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस। 10,10,000 के गुड्स भेजे हैं, लेकिन वो कह रहा है उसमें से 20,000 के गुड्स जो हैं वो ब्रांच को 31/3/2022 तक नहीं मिले। इसका मतलब 20,000 के गुड्स रास्ते में है। तो 10,10,000 के जो गुड्स तुमने भेजे वो तो तुम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखोगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और इसकी लोडिंग भी लिखोगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 10,10,000 का 1/4 2,52,500। 10,10,000 इंटू 1/4। और जो गुड्स ट्रांजिट में है उसको तुम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखोगे 20,000। करेक्ट। और उसके अलावा उसकी जो लोडिंग होगी, जो एबनॉर्मल लॉस है, जो ट्रांजिट में नुकसान हो गया, उसकी लोडिंग 2,500 लिखी जाएगी और एट कॉस्ट पर उसको पीएनएल में लिखा जाएगा। मैंने पीएनएल नहीं बनाया, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज मैं पीएनएल बनाऊंगा तो पीएनएल अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट दिखाया जाएगा, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस एट गुड्स इन ट्रांजिट की अभी पहले तो बात चल रही है। पहले तो गुड्स इन ट्रांजिट की बात चल रही थी। गुड्स इन ट्रांजिट है 20,000 के। तो 20,000 के जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और गुड्स इन ट्रांजिट की लोडिंग 5,000 रुपीज़ आप पहले तो यहाँ लिख देंगे। ये तो गुड्स इन ट्रांजिट का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स बिल्फर्ड 10,000। तो आपको मालूम है कि 10,000 एबनॉर्मल लॉस पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। उसकी लोडिंग 10,000 इंटू 1/4 2,500 ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखी जाएगी। और फिर एबनॉर्मल लॉस को तुम ब्रांच पीएनएल अकाउंट में भी लिखोगे। 10,000 का लॉस है, उसमें से 2,500 1/4 लोडिंग है और 7,500 ब्रांच पीएनएल अकाउंट की डेबिट में भी लिखा जाएगा। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हें नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस पहले तो आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, और नॉर्मल लॉस में कई बार कह चुका हूं कि नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा जो होता है वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही लिखते हैं। तो केवल इन चीज़ों का ट्रीटमेंट समझाने के लिए ये क्वेश्चन करा गया था। अब आप आ जाएं अगले क्वेश्चन पे 2.9 पे। अब 2.9 में क्या कहता है? कहता है क्लासिक लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच एट सिटी एक्स and goods are sent by the head office to the branch at selling price which is cost plus 25%. cost plus 25% आपका रेट है। आगे कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस पे करता है, वो तो नेचुरल है।
आगे कहता है ऑल द कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर एंड कैश सेल्स इज डिपॉजिटेड इन द हेड ऑफिस अकाउंट। ये भी नेचुरल है कि ब्रांच जो भी कैश कलेक्ट करेगी कैश सेल से और डेटर से वो हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांच प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स हैं, ये तो तुम डेटर्स अकाउंट में लिखोगे, करेक्ट, क्योंकि इस सिस्टम में कोई कॉमन अकाउंट नहीं होता। फिर डेटर्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ये सिर्फ डेटर्स में ही आएगा। इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है 16 और 17, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे और इनकी लोडिंग ऑपोजिट साइड में लिख देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की है, कैश सेल्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखी जाएंगी, ये आपको मालूम है। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द हेड ऑफिस अकाउंट बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, वो कह रहा है ब्रांच ने हेड ऑफिस के अकाउंट में टोटल अमाउंट इतना डिपॉजिट करा है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। 2.9 वो कह रहा है टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट करा गया है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट करा गया है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,27,000 का टोटल अमाउंट डिपॉजिट करा गया है। क्वेश्चन की शुरू में ही लिखा है, क्वेश्चन की शुरुआती 3 लाइनों में ही लिखा हुआ है कि ब्रांच जो भी पैसा कैश सेल से कलेक्ट करेगी, जो भी पैसा कैश सेल से कलेक्ट करेगी और जो भी पैसा डेटर से कलेक्ट करेगी, कैश फ्रॉम डेटर्स, जो भी पैसा डेटर से कलेक्ट करेगी वो हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट करा जाएगा। ये शुरू में ही लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये जो पैसा डिपॉजिट हुआ है इतना पैसा ब्रांच ने कैश सेल से और डेटर से कलेक्ट करा होगा। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में कैश सेल्स का अमाउंट 60,000 दिया हुआ है। अगर कैश सेल 60,000 की है तो इसका मतलब 127 में से मैं 60,000 माइनस कर दूं तो मुझे पता लग गया कि 67,000 कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हैं। तो ये जो 1,27,000 है ये डायरेक्टली तो कहीं नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? जो कैश सेल्स हैं ये तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगी और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आते हैं, तो डेटर्स अकाउंट में आप लिख देंगे। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स है, रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस, ये ब्रांच जब रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस लिखा रहता है इसका मतलब है ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न करे हैं। तो पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में भी आएगी। फिर ये जो आपके 3 खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, इसको आप 2 खर्चे जो हैं ये पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। फिर डिस्काउंट और बैड डेट्स ये डेटर्स में भी लिखेंगे, पीएनएल में भी लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एक आइटम दिया है स्पॉइलेज। ये स्पॉइलेज का क्या मतलब है? देखो ये स्पॉइलेज बेसिकली डेफिशिएंसी को ही कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें डेफिशिएंसी या स्पॉइलेज, मैंने कहा डेफिशिएंसी को शॉर्टेज भी कहते हैं, ये तीनों आइटम सिनोनिमसली यूज होते हैं, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या स्पॉइलेज। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें डेफिशिएंसी पहले से ही गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन है, तो डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट मैंने बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और उसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में और एट कॉस्ट पर पीएनएल में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 पॉइंट, अब मैं शीट निकाल लेता हूँ, ये 2.9 इजंट इट? 2.9 था ना? हाँ, तो 2.9 को देखें आप लोग। 2.9 करेक्ट। रेट्स तो मुझे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि रेट कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ है, तो कॉस्ट तो आपकी 100 हो जाएगी और मार्जिन 25 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि इनवॉइस प्राइस आपकी 125 हो जाएगी, इजंट इट? तो रेट ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे 25/125 हो जाएगा और कॉस्ट पे आप कंप्यूट करना चाहें तो 25/100 हो जाएगा। एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया इस क्वेश्चन में, उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमने बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा चलो मैंने ब्रांच पीएनएल भी बना दिया,
ब्रांच पीएनएल अब मैं यहीं बना देता हूँ, ब्रांच पीएनएल अकाउंट, करेक्ट। और उसके अलावा लो जी डेटर्स भी बना दिया। आप भी क्या याद रखेंगे, डेटर्स अकाउंट भी हमने बना दिया, डेटर्स अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम आपको इत्तेफाक की बात है कि ओपनिंग डेटर्स ही है। मैंने बताया था कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ओपनिंग डेटर्स का वो डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे 12,000 और ये कहीं नहीं आएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग डेटर्स है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन 14,000, ये तो डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? और इनकी कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक 16,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि 17,000 की आपको गिवन है। अब इनकी लोडिंग पहले तो आप इमीडिएटली लिख लें। जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग आपने लिखी लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे तो 16,000 और 16,000 का 1/5 आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, तो 1/5 मेरे ख्याल से 3,200 आ जाएगा। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आप निकालेंगे तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका 17,000 का है, 17,000 का 1/4 3,400 मेरे ख्याल से आएगा, 3,400 ही आना चाहिए। उसके बाद फिर कहता है कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैश सेल्स तो मैं यहाँ लिखूंगा ही, कैश सेल्स 60,000 की हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्चुअली टोटल रेमिटेंसेस की, ब्रांच ने टोटल 1,27,000 रुपीज़ हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करे। तो 1,27,000 में से कैश सेल 60,000 तो आपने लिख दी, बाकी जो 67,000 बच गया वो डेटर्स अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स यहीं पर आएगा, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स आपका 67,000 मैंने अभी आपको बताया था हमने कैसे निकाला। इस तरह ये जो टोटल अमाउंट 127 दिया हुआ है इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न करे होंगे, तो ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न करे होंगे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स, और रिटर्न से 5,000 के गुड्स रिटर्न करें तो 5,000 मैं पहले तो यहाँ लिखूँगा। और उसके अलावा जो गुड्स रिटर्न हुए उसकी लोडिंग भी होगी, लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। तो 5,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं और उसकी लोडिंग जो हो जाएगी, लोडिंग जो है 1/5, मैंने यहाँ 1/4 क्यों लिख दिया, 1/5 1,000, करेक्ट। उसके अलावा फिर लिखा हुआ है सैलरी पेड एंड रेंट पेड। तो मैंने बताया था सैलरी और रेंट पेड जो है ब्रांच पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। जो सैलरीज का अमाउंट है डेट इज इक्वल टू 6,000, रेंट का जो अमाउंट है वो है आपका इस केस में 4,000, रेंट 4,000। फिर उसके बाद अगला आइटम जो आपको गिवन है डिस्काउंट और बैड डेट्स। पहले तो डिस्काउंट और बैड डेट्स को आप डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। अब डिस्काउंट जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट है 2,000 और बैड डेट्स हैं आपके 1,000 के। ये डेटर्स में तो आते ही आते हैं, क्या ये कहीं और भी आते हैं? राइट, और कहाँ आते हैं? ये ब्रांच पीएनएल में भी लिखेंगे, ब्रांच पीएनएल में भी डिस्काउंट मुझे लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो 2,000 रुपीज़ का है और बैड डेट्स का अमाउंट जो है वो 1,000 का है। बैड डेट्स हैं आपके 1,000 रुपीज़ के, करेक्ट। उसके बाद इस क्वेश्चन में तुम्हें स्पॉइलेज देने का दी हुई थी। स्पॉइलेज का मतलब एक तरीके से डेफिशिएंसी तुम्हें गिवन है। स्पॉइलेज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगी। स्पॉइलेज, अब जो स्पॉइलेज तुम्हें ये गिवन है इस क्वेश्चन में,
स्पॉइलेज, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज एक ही वर्ड है। 2000 रुपीज़ तुम्हें गिवन है। अब पहले तो आप स्पॉइलेज की जो ट्रीटमेंट करेंगे डेफिशिएंसी की तरह करेंगे, यानी कि इसकी लोडिंग यहाँ पर लिखेंगे। स्पॉइलेज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लोडिंग ऑन स्पॉइलेज। अब स्पॉइलेज का जो अमाउंट है वो 2000 है और रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/5 है, तो 400 रुपीज़ पहले तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और ब्रांच P&L अकाउंट में फिर स्पॉइलेज एट कॉस्ट आपको लिखना पड़ेगा। स्पॉइलेज एट कॉस्ट तो 2000 माइनस 400 1600 स्पॉइलेज एट कॉस्ट आप ब्रांच P&L में लिख देंगे। यहाँ तक इस क्वेश्चन में है। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में जब मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स नहीं है और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हमारी सारी सेल्स कैश में है, और इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब आपको पहले तो क्रेडिट सेल्स की फिगर निकालनी पड़ेगी और क्रेडिट सेल्स अब आप डेटर्स अकाउंट से निकालेंगे। अब डेटर्स अकाउंट से आप क्रेडिट सेल्स की फिगर निकालेंगे। 67 + 2 69 + 1 70 + 14 84 84 - 12 दैट इज इक्वल टू 72,000। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स हमारी 72,000 की निकल गई। मैंने आपको बताया था इस सिस्टम में डेटर्स की इंपॉर्टेंस तब है जब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स अब मेरे पास आ गई और इस क्रेडिट सेल्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखी जाती है 72,000। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करूँगा। जब मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करूँगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो आ रहा है 132 137 146, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर करीब आ रही है आपकी 1,40,000। बैलेंस कितना आ रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया। 1,40,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। 1,40,000 ये तो मैंने बता दिया। लेकिन इसको क्या लेंगे, मैंने बताया था जब बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी, डेबिट साइड में आएगी, पहली प्रेफरेंस ओपनिंग स्टॉक को देते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी प्रेफरेंस किसको देते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच को देते हैं, और इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन नहीं है। तो इसलिए ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच माना जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये नहीं कि सरप्लस ब्लाइंडली ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब आपको इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा और इसकी लोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अब इसकी लोडिंग जब मैं करूँगा, पहले तो जब इसकी लोडिंग मैं करूँगा तो लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 1,40,000 और उसका 1/5 दैट इज इक्वल टू 28,000। तो 28,000 जो है ये इसकी लोडिंग आ जाएगी। बस बाकी का काम फिर आप खुद कर सकते हो। फिर आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करना है, जो कि आप बकायदा खुद कर सकते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में जब आप कंप्यूट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 26,400 का, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर नेट प्रॉफिट तो खुद ही कंप्यूट करा जा सकता है 26,400, और उसके बाद फिर आप इसको टैली करेंगे। टैली करने के बाद फिर अब आप अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। अब नेट प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 26,400 में से आप माइनस करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 10 12 13 14,600 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 26,400। ग्रॉस प्रॉफिट 26,400 ही है ना, एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ। 3,200 प्लस 28,000 दैट इज इक्वल टू 31,200 माइनस 3,400 माइनस 1,400। ग्रॉस प्रॉफिट 26,400 ही है और इसमें से मैंने माइनस करा 12 13 14,600। तो 14,600 माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट 11,800 आपका आ जाएगा। चेक भी आप साथ साथ करा करें। तो नेट प्रॉफिट विल बी योर 11,800। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डेटर्स अकाउंट की भी कुछ अहमियत है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2.10 की तरफ आते हैं। 2.10 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। पहले तो इस क्वेश्चन में कहता है कि जो हिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी 2 ब्रांचेस हैं। ब्रांच 1 तो जयपुर में है और दूसरी ब्रांच जो है वो लखनऊ में है। अब की बार हेड ऑफिस की 2 ब्रांचेस हैं, एक जयपुर में एक लखनऊ में। आगे कह रहा है गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांचेस एट कॉस्ट प्लस 50%। तो पहले तो जब आप नॉर्मली अपना रेट कंप्यूट करेंगे, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, कॉस्ट मार्जिन और इनवॉइस प्राइस। तो रेट कॉस्ट प्लस है तो कॉस्ट पर रेट है 100, मार्जिन 50, इनवॉइस प्राइस 150। 50/150 यानी कि 1/3 का रेट अब की बार इनवॉइस प्राइस का है और 50/100 1/2 रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर है। करेक्ट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि आपको स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के तहत अकाउंटिंग करनी है फॉर जयपुर ब्रांच। इसका मतलब आप जयपुर ब्रांच हैं, आप जयपुर की ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं, जयपुर ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं। पहले तो उसने लिखा है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2025 9300 का ये स्टॉक दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? मुझे ये बताओ, ये जो स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस पर है या कॉस्ट प्राइस पर है? मैंने क्या बताया था कि अगर कुछ लिखा ना हो तो उस केस में आप इनवॉइस प्राइस पर मान करके चलेंगे, तो आप इसको इनवॉइस प्राइस पर मान करके चलेंगे। फिर डेटर्स का आपको बैलेंस दिया हुआ है तो डेटर्स अकाउंट में इसको लिख देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कॉस्ट पर है। अब की बार उसने एट कॉस्ट लिखा है, मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ कॉस्ट लिखा होगा तो कॉस्ट प्राइस पर है, तो इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए इस पे आपको 1/2 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा और उसके बाद आप इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में भी लिखेंगे। फिर इस क्वेश्चन में कैश सेल्स भी दी है और क्रेडिट सेल्स भी गिवन है। जाहिर है कि क्रेडिट सेल्स डेटर्स में लिखना मत भूलना। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, ये सिर्फ डेटर्स में आएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग जो है वो हम स्टॉक अकाउंट में भी लिखेंगे। अब ये पॉइंट इसमें है कि गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लखनऊ ब्रांच टू जयपुर ब्रांच। गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, लखनऊ ब्रांच ने जयपुर ब्रांच को ट्रांसफर करें और हम जयपुर ब्रांच हैं। अगर मैं जयपुर ब्रांच हूं और लखनऊ ब्रांच ने मुझे गुड्स ट्रांसफर करें तो उसका मतलब मैं रिसीव कर रहा हूं। तो यही वजह है कि जो गुड्स ट्रांसफर्ड हैं अब की बार हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। करेक्ट। मैंने कहा था कि गुड्स ट्रांसफर डेबिट पे भी आ सकता है स्टॉक अकाउंट की और क्रेडिट में भी आ सकता है। इस केस में डेबिट में आएगा क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं और इसकी लोडिंग हम करेंगे क्रेडिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। फिर इस क्वेश्चन में भी तुम्हें शॉर्टेज, जैसे पिछले क्वेश्चन में स्पॉइलेज दी हुई थी, इस क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्टेज पहले से ही दी हुई है 450 की। फिर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, ऑफ कोर्स ये डेटर्स में और पीएनएल में लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस एट ब्रांच है 5400 के। ये आपका क्वेश्चन है। तो टेक्निकली मैंने कहा क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो हम करा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मेशंस तो हमें करनी पड़ती है। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, ब्रांच स्टॉक के अलावा हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड आइटम थे क्या, हमने ध्यान नहीं दिया। एनीवे, और ये ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी बना दिया, ब्रांच पीएनएल। और ब्रांच पीएनएल के अलावा मैंने डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। ब्रांच डेटर्स जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की शीट निकाल लूँ ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर ये 2.10 है। तो इसमें कहता है हिल कॉरपोरेशन की 2 ब्रांचेज हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक लखनऊ में एक जयपुर में, और हम जयपुर ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, जयपुर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, कहने का ये भी मतलब है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है। अब मैंने बताया था स्टॉक के आगे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस पर ही माना जाएगा।
तो ये इनवॉइस प्राइस पर ही है 9300, और इसकी लोडिंग तुम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखोगे लोड ऑन। अब तुमने यहाँ पर लिखा ओपनिंग स्टॉक है 9300, और उसकी लोडिंग निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस का रेट 1/3 आप अप्लाई करेंगे तो 3100 इसकी लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद डेटर्स का बैलेंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस है, और डेटर्स का जो बैलेंस है वो है 6800, तो 6800 आप डेटर्स अकाउंट में भी लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब मैंने बताया था जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है ये कॉस्ट प्राइस पर गिवन है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट पहले तो आपने कॉस्ट प्राइस पर लिख दिया 34,000। अब इसमें आप कॉस्ट प्राइस का रेट जो कि इस क्वेश्चन में 1/2 है 17,000 ऐड कर देंगे, तो आपको ये पता लग गया कि 34,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को आपने 51,000 की इनवॉइस प्राइस पर भेजा होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसकी लोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो 51,000 इंटू 1/3। अब ये इनवॉइस प्राइस है, इसलिए इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस का रेट निकलेगा, लेकिन लोडिंग का अमाउंट वही आएगा 17,000। उसके अलावा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स फिर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, और कैश सेल्स का अमाउंट 25,010 है, ये ध्यान रखना, 25,010 रुपये। अजीब सा अमाउंट है, एनीवे 25010। फिर उसके अलावा आपको क्रेडिट सेल्स भी इस क्वेश्चन में गिवन है, और क्रेडिट सेल्स है 31,000 की। अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 31,000, तो 31,000 का जो क्रेडिट सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स आप डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, और डेटर्स अकाउंट की डेबिट में आप आएंगे, और आपने लिख दिया यहाँ पर टू क्रेडिट सेल्स 31,000। क्रेडिट सेल्स के बाद अगला अमाउंट है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मैंने कहा कैश फ्रॉम डेटर इस सिस्टम में सिर्फ यहीं पर आता है। कैश फ्रॉम डेटर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश लिखें आप 30,400, क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो ये है ही। उसके अलावा कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न पहले तो मैं लिखूंगा 1,200 रुपये में लिखूंगा, और इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखी जाएगी, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं लिखूंगा लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न हुए 1,200 रुपये के, और 1,200 का 1/3 डेट इज इक्वल टू 400। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फिर तुम्हें जो दिया है वो है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लखनऊ ब्रांच टू जयपुर ब्रांच। इसकी मैं बात कर रहा था, तो हम जयपुर ब्रांच हैं, लखनऊ ब्रांच ने हमें गुड्स ट्रांसफ़र करें, तो इसलिए गुड्स हमारे पास आए हैं, तो हम डेबिट में लिखेंगे गुड्स ट्रांसफर्ड। तो गुड्स ट्रांसफर्ड जो है इस केस में अमाउंट जो दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, 1,500 रुपये दिया हुआ है, और इसकी भी लोडिंग करी जाएगी। लोडिंग हमेशा ऑपोजिट साइड में करी जाती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड्स ट्रांसफर्ड है आपके 1,500 के, और इसकी लोडिंग 1/3 500 रुपये की लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद कहता है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। मैंने बताया था शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, स्पॉइलेज, ये तीनों एक ही टर्म है। तो शॉर्टेज इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है ऑलरेडी, 450 रुपये गिवन है, तो इसका ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी की तरह करा जाएगा। शॉर्टेज की जो लोडिंग होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्टेज 450 रुपये की शॉर्टेज है, और उसका 1/3 आप कंप्यूट करेंगे तो 150 आ जाएगा। और शॉर्टेज एट कॉस्ट ब्रांच P&L अकाउंट में आपको लिखनी पड़ेगी, शॉर्टेज एट कॉस्ट। रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो 450 माइनस लोडिंग 150, तो 300 रुपये जो हो गई शॉर्टेज एट कॉस्ट पर यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, जो कि 200 रुपये का है, तो डिस्काउंट आप यहाँ पर लिख देंगे।
कस्टमर को आपने डिस्काउंट अलाउ करा 200 रुपये का, और ब्रांच पीएनएल अकाउंट में आप लिखेंगे डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। उसके बाद एक्सपेंसेस एट ब्रांच हैं 5400 के, तो एक्सपेंसेस 5400 ये भी आपने यहाँ पर लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ें थी, और अब इस क्वेश्चन में एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मैं जब इसको टैली करूँगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट को, तो मैं आपको ये तो बता देता हूँ कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, और बैलेंसिंग फिगर एक तो इधर की तरफ आ रही है। जब आप देखेंगे कंप्यूट करके तो बैलेंसिंग फिगर आपकी जो आएगी मेरे ख्याल से क्या 4140 ही आएगी। ये नहीं कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी फास्ट है, मैंने कहा मुझे मोस्टली फिगर याद है, लेकिन आप चेक जरूर करा करें, मैं बार बार इस चीज़ को कहते रहता हूँ। 4140 अब ये आ गई। अब इसको क्या लें? मैंने बताया था जब इस तरह बैलेंसिंग फिगर आएगी तो पहली प्रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक को देनी है, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो आप इसको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में ट्रीट करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? 4140 विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी लोडिंग भी हमें करनी पड़ेगी, तो क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक 4140 का है। अब इसकी लोडिंग करने के लिए 1/3 का रेट मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो 1380 लोडिंग आ जाएगी। अब उसके बाद मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली कर सकता हूँ। ब्रांच एडजस्टमेंट को जब हम टैली करेंगे तो टैली करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 18,670 आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब आपने नेट प्रॉफिट इसमें कंप्यूट करा, तो नेट प्रॉफिट आपका जो आ जाएगा वो 12,770 आ जाएगा। 12,770 विल बी योर नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। 12,770। ब्रांच डेटर्स की इसमें उतनी अहमियत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, क्योंकि ब्रांच डेटर्स अकाउंट को जब आप टैली भी करेंगे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आ जाएगी, जो कि उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी। मैं बता देता हूँ कितना अमाउंट आएगा। 6,800 प्लस 31,000 माइनस 30,400 और माइनस 200, तो क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है 7,200 का आ रहा है। लेकिन इस सिस्टम में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के और कहीं नहीं आएंगे, बस यहाँ बैलेंस कैरी डाउन कर करके हम छोड़ देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक करने के बाद अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये आपने खुद ट्राई करना है। फिनले लिमिटेड नाम की कंपनी ने एक ब्रांच ओपन करी है। इसमें बस सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके आपने सॉल्व करना है। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितना करेंगे। रेट 25% ऑन कॉस्ट दिया है। इस क्वेश्चन को आप खुद करने, ये जो लास्ट में लिखा है डिफेक्टिव क्लॉथ फाउंड इन द सेल्स रिटर्न ऑफ, तो ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है या स्पॉइलेज है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी स्पॉइलेज तुम्हें दी हुई है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद ट्राई करें और बिना देखे ट्राई करें, क्योंकि सॉल्यूशन तो हर जगह मौजूद है। और रेट आपके आ जाएगा इनवॉइस प्राइस पे 25/125 और कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा 1/4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया हुआ है? 1,40,000 दिया है। कैश सेल्स दी हैं, क्रेडिट सेल्स दी हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करे। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में ही आएगा, डिस्काउंट डेटर्स में और पीएनएल में। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर जब दिया होता है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आते हैं। एक तो डेटर्स में लिखेंगे
क्रेडिट में, और ब्रांच स्टॉक की भी डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम क्रेडिट सेल्स भी लिखते हैं, तो सेल्स रिटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये जो 3 खर्चे हैं, करेक्ट, ये तो पीएनएल में आ जाएंगे और स्पॉइलेज ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगी। तो इसको देख करके आपने ये क्वेश्चन करना है। और वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी, मैं हिंट देना तो नहीं चाहता, लेकिन आप जरा खुद ट्राई करें। चलो, करेक्ट, ये वैसे कर लेना चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।